हेलो एवरीवन, आई हार्टली वेलकम यू अगेन ऑन वर्सेस एकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर जीरो वन नैपसेक के लिए यूज होने वाली टेबुलेशन मेथड की। लास्ट वीडियो में हमने सेट सीरीज से रिलेटेड किस तरह से जीरो वन नैपसेक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इस अप्रोच को समझा था। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेबुलेशन मेथड, यानी हम जीरो वन नैपसेक के लिए जो भी प्रोडक्ट और उससे एसोसिएटेड वेट और प्रॉफिट होंगे उन्हें एक टेबल के फॉर्म में लिफ्ट करेंगे या टेबल के फॉर्म में इंसर्ट करेंगे। अगर मैं हर एक वेट को प्रोडक्ट के कंसीडर करता हूँ तो उसी से एसोसिएटेड जो वेट मेरे पास अवेलेबल हैं उन्हीं में उस क्रॉस सेक्शन पॉइंट पे मेंशन करूंगा। किस तरह से अप्रोच है, किस तरह से वर्क करती है, तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जीरो वन नैपसेक के लिए एन की वैल्यू यानी नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो है 4। वहीं जो कैपेसिटी मुझे गिवन है एम की वैल्यू वो है 8। यानी मेरे पास मैंने सबसे पहले 9 कॉलम्स बनाए हैं जहाँ पे मैंने सबसे पहले मेंशन किया है 0। इसका मतलब कि यहाँ पे एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसका वेट 0 हो। अगर होता है तो हम उसका प्रॉफिट यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिलहाल 0 वेट, 1 वेट, 2 वेट, इस तरह से टिल 8। 8 तक क्यों गए कि कैपेसिटी हमें 8 तक की ही गिवन है। तो हमने 0 से लेके 8 तक के वेट को 1 बाय 1 इंक्रीमेंट के साथ कॉलम वाइज मेंशन किया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट नंबर लिखे हैं, यानी फर्स्ट टाइम मैंने एक भी प्रोडक्ट को कंसिडर नहीं किया, यानी 0th प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकंड प्रोडक्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो मैं यहाँ पे अगर कहूँ तो ये जो कैपेसिटी है वेट को रिप्रेजेंट कर रही है, वहीं यहाँ पे हम इसे क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट का काउंट। कि ये जो मैंने कॉलम मेंशन किया हुआ है 0 से 4 तक के लिए क्या है, ये प्रोडक्ट का नंबर बता रहा है कि कौन से नंबर का प्रोडक्ट आपने अपने जीरो वन नैपसेक के लिए कंसिडर कराया है या रिजेक्ट कराया है। साथ ही साथ मैंने इनके सामने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट के सामने वेट और प्रॉफिट को मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू फिल कर लेते हैं। तो सबसे पहले वेट फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए देखें तो 1 है और प्रॉफिट है 2, तो 2 एंड 1। सिमिलरली सेकंड प्रोडक्ट के अगर हम चेक करें तो वेट है 3, प्रॉफिट है 4। थर्ड प्रोडक्ट के लिए अगर हम चेक करें तो वेट है 5, प्रॉफिट है 7। एंड फोर्थ प्रोडक्ट के लिए अगर मैं चेक करूँ तो वेट है 7 एंड प्रॉफिट है 10। तो अब हमें बार बार यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें यहाँ पे पूरा टेबल में देखा था जिसके लिए हमने टेबल को रिप्रेजेंट करना था, वो हमने यहीं पे मेंशन कर लिया सो दैट कि हमें थोड़ा सा इजी हो जाए। बार बार हमें यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम यहीं से इजीली उसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले वर्क अप्रोच क्या है, जीरो वन नैपसेक। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं जीरो वन का मतलब, अगर मैंने किसी प्रोडक्ट को नैपसेक के अंदर इंसर्ट कराया है प्रॉफिट गेन करने के लिए तो हम उसकी वैल्यू को 1 कंसिडर करेंगे। अदरवाइज अगर हमने प्रोडक्ट को रिजेक्ट किया हुआ है, नैपसेक के अंदर इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसे हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब किस तरह से वर्क करना है, सबसे पहले हम चेक करें तो मेरे पास जब भी कोई प्रोडक्ट का काउंट नहीं है, 0 है प्रोडक्ट काउंट पे, अगर 0 है, मैंने कोई भी प्रोडक्ट कंसिडर नहीं किया है, तो मेरे पास जो भी प्रॉफिट होगा, चाहे नेपसे की कैपेसिटी 8 ही क्यों ना हो, मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा वो क्या होगा, 0। रीज़न क्लियर है कि मेरे पास एक भी प्रोडक्ट मैंने कंसिडर ही नहीं किया है नेपसेक के अंदर, इसलिए मेरे को जो प्रॉफिट मिलने वाला है वो 0 है। आप एक चीज़ समझिए कि आपके पास कोई नेपसेक है या बैग है जिसकी कैपेसिटी सपोज़ 100 केजी की है, लेकिन आपने कोई प्रोडक्ट ही उसके अंदर नहीं रखा है, तो भले ही कैपेसिटी 100 की है या 8 की है हमारे एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग, बट प्रॉफिट जो मिल रहा है वो 0। रीज़न कि हमारे पास एक भी प्रोडक्ट को हमने कंसिडर ही नहीं करा है, नेपसेक के अंदर इंसर्ट ही नहीं करा है। इसके बाद मैं अगर बात करूँ कि वेट बाय 0, तो वेट वाइज़ अगर मैं 0 चेक करूँ, तो प्रोडक्ट कोई भी ऐसा है क्या मेरे पास जिसके पास वेट 0 हो और प्रॉफिट मिल रहा हो? तो हमने देखा कि यहाँ पे कोई भी वेट ऐसा नहीं है प्रोडक्ट का जो 0। इसका मतलब कि हमें क्लियर है कि प्रॉफिट हमें 0 ही मिलना है, अगर वेट 0 की मैं बात करता हूँ। आई होप कि आपको ये डेटा फिल करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब मैं सबसे पहले फर्स्ट प्रोडक्ट को कंसीडर कर रहा हूँ। प्रोडक्ट का काउंट 1 है, जिसका वेट मुझे गिवन है 1 और प्रॉफिट कितना है 2। तो मैंने कहा कि अगर मैं फर्स्ट प्रोडक्ट को अपने नैपसेक के अंदर या बैग के अंदर इंसर्ट करता हूँ प्रॉफिट गेन करने के लिए, तो फर्स्ट प्रोडक्ट को मैं कहाँ पे या उसके प्रॉफिट को कहाँ पे मेजर करूंगा, वेट 1 पे। रीजन, फर्स्ट प्रोडक्ट का वेट 1 है और इस वेट 1 पे मुझे 2 प्रॉफिट मिल रहा है। तो वेट 1 पे फर्स्ट प्रोडक्ट के चलते मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 2 प्रॉफिट मिल रहा है। सिमिलरली अगर आगे मैं अप्रोच कंटिन्यू करूं तो अब मेरे पास वेट 2 पे मुझे चेक करना है कि प्रोडक्ट 1 के आने से वेट 2 पे क्या मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं चेक करूँ तो वेट 1 पे जो प्रॉफिट है वही प्रॉफिट मुझे आगे भी कंटिन्यू मिलेगा। रीजन कि मेरे पास अभी एक ही प्रोडक्ट आया है और एक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है वो 2 ही है। तो हमें यहाँ पे ये भी क्लियर हुआ कि नेप्से की कैपेसिटी भले ही 8 क्यों ना हो, बट वेट 1 पे जो प्रॉफिट हुआ है वही ओवरऑल प्रॉफिट होने वाला है नेप्से के अंदर।
तो इसे इस तरह से समझिए कि मैंने कहा था 100 केजी का अगर आपका कैपेसिटी है नेपसेक का और आपने 10 केजी के ही प्रोडक्ट को रखा है जिसका सपोज प्रॉफिट 100 रुपीज़ है, तो आपका ओवरऑल जो नेपसेक भले ही वो खाली क्यों ना हो, बट जो ओवरऑल प्रॉफिट रहेगा वो वही रहेगा जो आपके प्रोडक्ट के लिए पहले आपने मेंशन किया हुआ है। हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग बहुत सिंपल है कि हमने 8 कैपेसिटी की बात करी, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो 1 है, वेट 1 पे 2 है। वही 2 प्रॉफिट जो है वो ओवरऑल लैपसेक के लिए भी कंसीडर होगा, भले ही लैपसेक पे कोई और प्रोडक्ट नहीं आया हो। आई होप कि यहाँ तक कि आपको डेटा में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट अगर बात करूँ प्रोडक्ट 2 के लिए, तो प्रोडक्ट 2 में हमें वेट दिख रहा है 3 और 3 वेट पे मुझे प्रॉफिट क्या है 4। तो मैंने कहा हाँ, सेकंड प्रोडक्ट के लिए वेट 3 पे प्रॉफिट कितना है 4। तो मैंने यहाँ पे चेक किया कि लास्ट टाइम जो प्रॉफिट था उससे बेहतर प्रॉफिट मुझे मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट क्या दिखा है 4। फर्स्ट टाइम जब कोई भी प्रोडक्ट नहीं था प्रॉफिट 0 था, यहाँ पर भी 0 था, लेकिन जब वैल्यू हमें अपडेटेड मिली थी प्रोडक्ट 1 के कंसिडरेशन से, तो हमने वो वैल्यू का अपडेट कर दिया था 2 और यही हमारा ओवरऑल प्रॉफिट भी था। सिमिलरली यहाँ पर भी हम चेक करें तो सेकेंड प्रोडक्ट के आने पर वेट 3 पे मुझे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 4 है, तो हमने उसे मेंशन कर लिया है, यानी नेपसेक के अंदर हमने उसे इंसर्ट किया हुआ है। साथ ही साथ अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास ये 2 प्रोडक्ट मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो इन 2 प्रोडक्ट में अगर मैं चेक करूँ तो ओवरऑल वेट कितना होगा, तो ओवरऑल वेट 1 + 3 विच इज़ 4, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना होगा 2 + 4 विच इज़ 6, यानी 4 वेट पे मुझे 6 प्रॉफिट मिल रहा है। 4 वेट पे मुझे 6 प्रॉफिट मिल रहा है कब? जब मैंने सेकंड प्रोडक्ट को भी कंसीडर किया है फर्स्ट के साथ। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे वेट 4 कंसीडर किया है, जो इन दोनों प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है और उसी के अकॉर्डिंग हमने प्रॉफिट को भी मेंशन किया हुआ है। आगे अगर हम चेक करें तो 1 वेट पे क्या सेकंड प्रोडक्ट को मैं कंसीडर करा सकता हूँ? तो 1 वेट पे अगर मैं सेकंड प्रोडक्ट को कंसीडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका वेट 3 है, जो कि पॉसिबल नहीं है। 0-1 नैपसेक में हमें बहुत अच्छे से पता है कि हम फ्रैक्शन यूज़ नहीं कर सकते किसी भी प्रोडक्ट का, या तो हम प्रोडक्ट को इंसर्ट करेंगे या फिर हम उसे रिजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि प्रोडक्ट 2 का वेट चूँकि 3 है, मैं उसे 1 वेट पे कंसीडर नहीं कर सकता, इसलिए जो भी लास्ट टाइम प्रॉफिट था, वही प्रॉफिट यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। यानी प्रोडक्ट 1 का ही प्रॉफिट रहेगा, चेंजेस नहीं होंगे। कब? जब इससे कम वेट की हम बात करें, 3 से कम वेट की हमने बात करी है, और जब 3 से ज़्यादा वेट की हम बात कर रहे हैं, तो जो भी हमारे प्रोडक्ट हो चुके हैं, उनका ओवरऑल सम देख रहे हैं हम, सो दैट कि अगर लास्ट टाइम से प्रॉफिट अपडेट हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो हम उसे ही कंसीडर करेंगे। अब आगे अगर हम चेक करें, तो वेट 5 पे अगर मैं चेक करूँ, तो वेट 5 पे इन दोनों प्रोडक्ट के कंसिडर से जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, विच इज़ 6, और यही मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है, तो हम इसे ही यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। जो प्रॉफिट वेट 4 पे था, वही प्रॉफिट मेरा ओवरऑल मैंने नैपसेक के अंदर एज़ प्रॉफिट यूज़ किया हुआ है। इसका मतलब 5, 6, 7 और 8 ये जो कैपेसिटी है, वो एक्चुअल में अभी फिल नहीं हुई है, लेकिन हमारे पास जो मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है, वही हम मान रहे हैं कि हमारे नैपसेक के लिए अभी मैक्सिमम प्रॉफिट यही है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ थर्ड प्रोडक्ट की कंसिडरेशन की, तो थर्ड प्रोडक्ट का जो वेट है वो है 5 और प्रॉफिट कितना है 7। तो थर्ड प्रोडक्ट में वेट 5 पे प्रॉफिट कितना है 7, वेट 5 पे प्रॉफिट कितना है 7। लास्ट टाइम कितना प्रॉफिट था 6, यानी यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है थर्ड प्रोडक्ट की कंसिडरेशन से, तो मैंने इस प्रॉफिट को मेंशन कर लिया है वेट 5 पे और थर्ड प्रोडक्ट के सम। इससे पहले अगर हम चेक करें तो थर्ड प्रोडक्ट को अगर मैं फर्स्ट के साथ कंबाइन करता हूँ, फर्स्ट और थर्ड को, तो यहाँ पर मुझे वेट कितना मिल रहा है 1 + 5 6, और इसी के अकॉर्डिंग इनका प्रॉफिट क्या है 2 + 7 9, यानी 6 वेट पे मुझे 9 प्रॉफिट मिल रहा है। 6 वेट पे मुझे 9 प्रॉफिट मिल रहा है, जबकि लास्ट टाइम 6 प्रॉफिट था, तो इस बार प्रॉफिट अपडेट हो गया है। इसके बाद अगर हम चेक करें प्रीवियस में, तो अगर मैं इन दोनों सेकंड और थर्ड को कंबाइन करता हूँ, तो सेकंड और थर्ड के कंबाइन करने से जो वेट आ रहा है 3 + 5 विच इज़ 8, और 8 पे मुझे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना है 11। तो मैंने कहा 8 पे मुझे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो क्या है 11। ये जो 11 आया वो किन दोनों के कॉम्बिनेशन से, सेकंड और थर्ड प्रोडक्ट के कंसिडरेशन से। तो यहाँ पे हम चेक करना चाहते हैं क्या तीनों प्रोडक्ट के कंसिडरेशन से और प्रॉफिट मिल सकता है। तो तीनों प्रोडक्ट को अगर हम कंसिडर करूँ, तो मुझे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो क्या है 2 + 4 6 + 7 13। 13 प्रॉफिट 11 से ज़्यादा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि इनका जो वेट है टोटल वो कितना है 1 + 3 4 + 5 9, जबकि कैपेसिटी में नेप्से की कितनी है 8। तो हमें इसका फॉर्मुलेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीज़न, हम इस थर्ड प्रोडक्ट को फर्स्ट और सेकंड के साथ कंबाइन करके इंसर्ट नहीं कर सकते नेप्से के अंदर, बिकॉज़ ये एक्सीड कर रहा है कैपेसिटी को। तो हम यहाँ पे से तीनों को कंसिडरेशन को कंसिडर नहीं कर पाएंगे, या तीनों प्रोडक्ट को हम कंसिडर नहीं कर पाएंगे एक साथ। बाकी की वैल्यूज़ अगर हम कंसिडर करें तो बाकी वैल्यू में क्या होगा, तो मैंने कहा 1 वेट पे
क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड से कोई और प्रॉफिट गेन हो सकता है? तो हमने कहा सेकंड हम ऑलरेडी चेक कर चुके थे कि सेकंड से वन को हम अपडेट नहीं कर पाएंगे, या वेट वन पे हमने कोई अपडेशन नहीं किया था। क्या थर्ड से वेट वन पे कोई अपडेशन हो सकता है? तो थर्ड प्रोडक्ट का वेट 5 है, तो 5 से पहले जो भी वैल्यू थी उनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, इसलिए हमने एज इट इज उसको मेंशन किया हुआ है। लास्ट टाइम 2 था, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 3, थर्ड वेट पे 4 और 4 पे 6। तो ये हमारे पास वैल्यू है ये 7 वेट पर। अगर मैं चेक करूँ तो 7 वेट पे क्या मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है? तो 7 वेट पे जो लास्ट टाइम 6 का था वही अपडेट होगा, क्योंकि इससे पहले के प्रोडक्ट में प्रॉफिट जो 6 था उसे थर्ड प्रोडक्ट की कंसिडरेशन से कितना कर दिया हमने? 9 कर दिया। तो जो वेट 6 था उसके आगे क्या नैपसेक भले ही फिल नहीं हुआ है, या नैपसेक वेट 7 के लिए कंसिडर नहीं हुआ है, बट लास्ट टाइम जो प्रॉफिट था उसी को हमने मैक्सिमम प्रॉफिट मानते हुए लास्ट वैल्यू को अपडेट कराया हुआ। तो इस तरह से मेरे थर्ड प्रोडक्ट को मैंने कंसिडर कराया है। अभी तक जो हमने वैल्यू करी है वो जनरली एक बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, और वो जो बेसिक कंसेप्ट है उसी को मैथमेटिकल फॉर्मेशन के साथ भी हम कवर करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मेशन अगर हम चेक करें तो सपोज ये जो टेबल है उसे हम टी मान लेते हैं कि ये मेरी एक टी टेबल है। तो टेबल में जो मुझे कवर करना है कि अगर मैंने कोई टेबल में वैल्यू रखी है आई, जहाँ पे आई रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट के नंबर को, वहीं अगर मैं बात करूँ डब्ल्यू की, कि आई जो प्रोडक्ट का नंबर है, डब्ल्यू जो कैपेसिटी है, यानी ये जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है इनके लिए हम बात कर रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम ऑफ किन दो वैल्यू से मैक्सिमम होगी? तो अभी हमने चेक किया कि जब हम नया प्रोडक्ट इंसर्ट कर रहे थे तो हमारी प्रॉफिट की वैल्यू अपडेट हो रही थी, वहीं अगर नया प्रोडक्ट इंसर्ट नहीं हो रहा था उस ड्यूरेशन में तो लास्ट टाइम का ही प्रॉफिट हमने कंसिडर किया था। जैसे यहाँ पे थर्ड प्रोडक्ट के चलते वेट 5 पे वैल्यू अपडेट होनी थी, इसलिए थर्ड प्रोडक्ट को हमने कहाँ तक कंसिडर नहीं किया था? वेट 5 तक। जो भी वैल्यू थी उससे पहले की वो हमने प्रीवियस जब प्रोडक्ट का प्रॉफिट था उसी से ली हुई थी, तो वहाँ तक हमने थर्ड प्रोडक्ट को कंसिडर नहीं किया था। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है कि हम कह रहे हैं कि टेबल में जो भी लास्ट प्रोडक्ट था आई प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं, सपोज थर्ड के लिए, तो थर्ड से पहले 2, 3 माइनस 1 2, तो आई माइनस 1, और साथ ही साथ वेट पे भी हम चेक कर रहे हैं, तो वेट पे हमें क्या करना है? एज इट इज डब्ल्यू को चेक करना है। मैं से ब्रेक भी करके बताऊंगा कि ये एक्चुअल प्रॉफिट किस तरह से जनरेट हुआ है। अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि आई माइनस 1 मतलब जब मैं थर्ड प्रोडक्ट को इंसर्ट कर रहा हूँ वेट 1 के लिए, तो उसी के जस्ट ऊपर सेकंड प्रोडक्ट के वेट 1 पे मैं क्रॉस सेक्शन वैल्यू को चेक कर रहा हूँ। सेकंड, या तो मैक्सिमम वैल्यू ये मिलेगी, या फिर सेकंड वैल्यू विच इज आई माइनस 1 कोमा डब्ल्यू माइनस 1। यानी यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये वैल्यू मैक्सिमम हुई तो हम इसे कंसिडर करेंगे क्रॉस सेक्शन पॉइंट पे, या फिर सेकंड वैल्यू क्या हो सकती है? तो आई माइनस 1 यानी प्रीवियस रो में ही वेट माइनस 1 यानी उससे एक कम वेट के लिए। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, वेट माइनस 1 की जगह वेट यानी नैपसेक की कैपेसिटी माइनस वेट ऑफ आई। इसका मतलब कि जो भी प्रोडक्ट मैं कंसिडर करने वाला हूँ उसका एक्चुअल में वेट में माइनस करूंगा मेरे नैपसेक के वेट से, और अगर मैंने उसे कंसिडर किया है तो उसका जो भी प्रॉफिट रहेगा उसको हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। अब किस तरह से फॉर्मूला वर्क कर रहा है उसे हम लास्ट रो के इंसर्शन पे समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा कि अगर मैं फोर्थ प्रोडक्ट को कंसिडर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, फोर्थ प्रोडक्ट को अगर मैंने कंसिडर किया है और मैं वेट 1 पे चेक कर रहा हूँ सपोज के लिए, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है? तो आई की वैल्यू है मेरे पास 4। डब्ल्यू की वैल्यू में चेक कर रहा हूँ 1 के लिए, तो 4,1, और मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए है किसमें? तो आई माइनस 1, आई माइनस मतलब 4 माइनस 1 विच इज 3। तो मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ फिलहाल, कॉमा डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है मेरे पास? 1, यानी इस क्रॉस सेक्शन पॉइंट पर मुझे चेक करना है, तो मुझे ये जो वैल्यू मिल रही है वो क्या है? 2। तो मैंने यहाँ पे बहुत इजीली रख लिया, डायरेक्टली ना रखते हुए मैं इसको एक्सप्लेन करते हुए बता देता हूँ। आई माइनस 1, आई माइनस मतलब 3, टी ऑफ 3 कॉमा डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है? 1, तो मैंने यहाँ पे 1 रखा हुआ है। सेकेंड वैल्यू क्या है? टी ऑफ आई माइनस वन मतलब 3 कॉमा डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू ऑफ आई, तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या है? 1, और डब्ल्यू आई इस थर्ड प्रोडक्ट का, सॉरी इस फोर्थ प्रोडक्ट का जो वेट है वो वेट कितना है? 7। तो डब्ल्यू विच इज 1 माइनस डब्ल्यू ऑफ आई विच इज 7।
प्लस प्रॉफिट ऑफ आई कितना है विच इज 10। जो भी फोर्थ प्रोडक्ट है उसका प्रॉफिट कितना गिवन है 10। अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूं तो 1 माइनस 7 विच इज -6। तो 3 -6 ये मुझे बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करा रहा है कि ऐसी कोई लोकेशन फिलहाल टेबल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसलिए यहाँ पे हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये एक अनडिफाइंड बिहेवियर है जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए जो भी प्रॉफिट होगा लास्ट वाला या फर्स्ट वाला जो रिकॉर्ड है उसी को कंसिडर किया जाएगा। कब तक? तो मैं यहाँ वैल्यू में चेंज कर रहा हूँ 4,2 के लिए। फिलहाल 1 के लिए हमें क्लियर हो गया, 2 ही रहेगा। जो वैल्यू थी 3,1 की वही आएगी। 4,2 के लिए अगर मैं चेक करूँ तो 4,2 के लिए 3,2 3,2 और यहाँ पर भी क्या रहेगा 2 - 7 विच इज -5। स्टिल कोई लोकेशन एग्जिस्ट नहीं करती है। कोई लोकेशन एग्जिस्ट नहीं करती है तो जो लास्ट वैल्यू रहेगी वही प्रॉफिट आएगा। यानी 3,2 का जो प्रॉफिट है वही मेरा फोर्थ प्रोडक्ट के कंसिडरेशन में यूज किया जाएगा। इसके अलावा लास्ट प्रॉफिट ही है। सिमिलरली थर्ड के लिए हम चेक करें 4,3 3,3 और यहाँ पे 3 -7। तो यहाँ पे थर्ड प्रोडक्ट के लिए 3 -7, इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो -4 होगी। और जो लोकेशन है 3, -4 वो भी अभी फिलहाल इस टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती, यानी ये भी अनडिफाइंड रहेगा। तो यहाँ पे कंसिडरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्लियर हो गया जब तक कि वैल्यू 7 - 7 ना हो जाए तब तक एटलीस्ट यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं होगा। तो हम डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं कि फोर्थ प्रोडक्ट के कंसिडरेशन पे जो लास्ट टाइम प्रॉफिट थे वही एज इट इज रहेंगे जब तक वेट 7 नहीं हो जाता। तो यहाँ पे मैंने 7, 9 एज इट इज प्रीवियस रो से मेंशन कर लिया है। अब इस प्रोडक्ट में या इस फॉर्मूले में अब मैं वैल्यू क्या चेक कर रहा हूँ 4 प्रोडक्ट के आने पर कॉलम 7 में। तो 4,7 यहाँ पे हमें करना क्या है i-1 विच इज 4 - 1 3 W कितना दिया है कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 7। W कितना है 7। T ऑफ 3 तो 3 मेरा i-1 है कॉमा यहाँ पे अब 3 की जगह क्या है W और W की वैल्यू क्या है 7। तो 7 - 7 विच इज 0 प्लस प्रॉफिट जो कि है 10। प्रॉफिट कितना है फोर्थ प्रोडक्ट का 10। तो अब यहाँ पे हम चेक करें 3,7 तो थर्ड रो में 7 इंडेक्स पे प्रॉफिट कितना है 9। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 9 कोमा टेबल में 3,0 तो थर्ड रो में 0 पे कितना प्रॉफिट है 0। तो 0 यहाँ पे आ जाएगा प्लस जो प्रॉफिट आया है इस प्रोडक्ट का वो कितना है 10। तो 0 + 10 विच इज 10। तो 9 और 10 में जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे ही हमें अपडेट करना है। तो हमें क्लियर हो गया कि 7 पे जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना है 10 है। आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आ रही होगी। एक और वैल्यू इंसर्ट करके चेक करते हैं कि इस प्रोडक्ट के आने से क्या कैपेसिटी 8 पे कोई चेंजेस होंगे। तो वो भी चेक कर लेते हैं 4,8 कि मैंने अगर फोर्थ प्रोडक्ट को कंसिडर किया है और 8 कैपेसिटी है तो इसे हम किस तरह से चेक करें 3,8 यहाँ पे 3,8 - 7 तो यहाँ पे चेक करें 3,8 तो 3,8 पे जो प्रॉफिट है वो क्या है 11। तो यहाँ मैंने कहा ये 11 और सेकेंड 3,0 सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 8 - 7 विच इज 1। तो 3,1 पे कितना प्रॉफिट है तो 3,1 पे कितना प्रॉफिट है 2। तो यहाँ मैंने कहा कि 3,1 पे 2 है और 10 इसका प्रॉफिट है तो वो हमने ऐड किया। तो 10 + 2 विच इज 12 और 11 लास्ट प्रॉफिट का। तो 11 और 12 में से मैक्सिमम जो है 12 उसको हम कंसीडर करेंगे 4,8 पे। तो 12 हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे। आई होप कि आपको टेबल में डेटा फिल किस तरह से कर रहे हैं ये समझ में आ गया होगा। अब कौन सा प्रोडक्ट हमने कंसीडर किया है कौन सा नहीं किया है 01 नेपसेक के फॉर्म में हम किस तरह से प्रोडक्ट कंसीडर कर रहे हैं वो समझते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ पे विजिबल है मुझे। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है विजिबल यहाँ पे कहाँ जहाँ वेट 8 है और प्रॉफिट कितना है मेरा 12। तो यहाँ पे मुझे बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि 12 क्या इससे पहले अवेलेबल है। तो नहीं, इस रो से पहले टेबल में 12 अवेलेबल नहीं था। यानी ये जो 12 प्रॉफिट आया वो डेफिनेटली फोर्थ प्रोडक्ट के कारण कंसिडर हुआ होगा। तो फोर्थ प्रोडक्ट को अगर मैं कंसिडर करता हूँ सपोज ये मेरे प्रोडक्ट हैं X1 X2 X3 एंड X4। तो X4 में मुझे क्लियरली विजिबल हो रहा है कि फोर्थ प्रोडक्ट था
तो फोर्थ प्रोडक्ट को हमने कंसिडर किया हुआ है। फोर्थ प्रोडक्ट को अगर मैं कंसिडर करूँ तो इसका वेट था 7, तो 7 अगर मैं माइनस करता हूँ मेरी नैपसेक की कैपेसिटी से, तो वो क्या हो जाएगा 8 माइनस 7 विच इज़ 1। अब मुझे ये चेक करना है कि 1 वेट पर कौन सा प्रोडक्ट कंसिडर हुआ था। तो इससे पहले अगर मैं 11 को चेक करूं तो 11 में नहीं रख सकता रीज़न, मेरे पास नेपसेक की कैपेसिटी अब 8 से कितनी बची है, 8 से 1 बची हुई है, तो बाकी के लिए मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट किसी बात कर रहा हूँ कैपेसिटी 1 पे, तो कैपेसिटी 1 पे चेक करें तो कैपेसिटी 1 पे मुझे मिल रहा है प्रॉफिट 2 और प्रोडक्ट 3 के कारण ऐसा हुआ है। क्या एक्चुअल में प्रोडक्ट 3 के कारण मुझे प्रॉफिट 2 मिला है? तो हम ये चेक करेंगे क्या इससे पहले 2 अवेलेबल था? तो हाँ, इससे पहले 2 अवेलेबल है। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट 2 है वो प्रोडक्ट 3 के कारण कंसिडर नहीं हुआ है। तो हमने यहाँ से थर्ड को कंसिडर नहीं किया है। इससे पहले हम आए और इससे पहले चेक किया सेम कैपेसिटी 1 पे ही, क्या ये जो प्रॉफिट 2 है ये सेकंड प्रोडक्ट के कारण कंसिडर हुआ है? तो नहीं, इससे पहले हम चेक करेंगे क्या इससे पहले 2 अवेलेबल है? हाँ, इससे पहले भी 2 अवेलेबल है। इसका मतलब ये जो 2 प्रॉफिट मुझे मिल रहा है वो इस प्रोडक्ट 2 के कारण ही कंसिडर नहीं हुआ होगा। अब मैं इस प्रॉफिट को चेक कर रहा हूँ जो प्रोडक्ट 1 के सामने मुझे विजिबल हो रहा है वेट 1 पे। अब हम ये चेक करेंगे क्या ये प्रॉफिट 2 प्रोडक्ट 1 के कारण आया है? तो इससे पहले की रो में अगर हम चेक करें तो प्रॉफिट 2 अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये प्रॉफिट 2 जो है वो डेफिनेटली प्रोडक्ट 1 के कारण कंसिडर किया गया है। तो हमें यहाँ पे क्लियर हुआ कि हमने थर्ड प्रोडक्ट को कंसिडर नहीं किया है, इसलिए हमने उसे 0 मेंशन किया है। सेकंड प्रोडक्ट को भी हमने कंसिडर नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पर भी 0 मेजर कर रहे हैं। लेकिन फर्स्ट प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट 2 है इसे हमने कंसिडर किया हुआ है और इसका जो वेट है वो वेट कितना है 1। तो यहाँ पे जो 1 प्रोडक्ट वेट बचा था मेरे पास, नेटसेक की कैपेसिटी बची थी, उसे हमने अपने फर्स्ट प्रोडक्ट के साथ फिल अप किया हुआ है। तो अब मेरा नेटसेक पूरी तरह से फिल हो चुका है और जो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना है, तो वो मुझे प्रॉफिट कितना मिल रहा है 12। तो यहाँ पे भी क्लियर दिख रहा है कि फर्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट को कंसिडर किया है, तो फर्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट के चलते 2 + 10 मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है 12 है। आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हमें ये जो प्रॉफिट है वो गेन हो रहा है। अब ये जो फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ कि ये फॉर्मूला किस तरह से कंसिडर किया गया है, तो मैं इसे ब्रेक करके बता रहा हूँ सो दैट कि आपको ये चीज़ समझ में आए। पहला पोर्शन हमने इसे कंसिडर किया हुआ है और सेकंड पोर्शन हम इसे ले रहे हैं। आप इसे इस तरह से समझिए कि आपके पास कोई सपोज़ नैपसेक है, सपोज ये कोई नैपसेक है और इस नैपसेक के अंदर नंबर ऑफ प्रोडक्ट को आपको इंसर्ट करना है गिवन कैपेसिटी पे मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के लिए। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जो भी नैपसेक है उसमें प्रोडक्ट n है और हर एक n की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है i, सो दैट ये जो i है ये रिप्रेजेंट करेगा कि मैं इस प्रोडक्ट को इंसर्ट कर रहा हूँ नैपसेक के अंदर या नहीं। तो फर्स्ट पोर्शन को ध्यान से देखें। फर्स्ट पोर्शन ये कह रहा है कि अगर मैंने नेटसेक के अंदर कोई प्रोडक्ट को इंसर्ट किया है i-1 मतलब कि मैं उसे इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करें तो मैंने W में कोई भी रिडक्शन नहीं किया है। मतलब ये जो कैपेसिटी है ये एज इट इज़ है। इसका मतलब ये है कि मैंने इस प्रोडक्ट को जब मैं कंसिडर कर रहा था तो या तो इसका वेट ज़्यादा है गिवन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नेटसेक में, या फिर मेरे पास इस प्रोडक्ट को इंसर्ट करने से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं इसे क्या कर रहा हूँ रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो i-1 का मतलब कि मैंने इसे नेटसेक के अंदर रिजेक्ट कर दिया है या इंसर्ट नहीं किया है। अब मेरे पास जो प्रोडक्ट बचे हैं वो n-1 हो जाएंगे या फिर i-1 हो जाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। i-1 W में कोई चेंजेस नहीं है, कैपेसिटी में कोई चेंजेस नहीं है। इसका मतलब नेटसेक के अंदर उस प्रोडक्ट को हमने इंसर्ट ही नहीं किया, हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट कर दिया तो मेरे पास जो प्रोडक्ट का काउंट था वो एक कम हो गया है। अब मुझे रिमेनिंग प्रोडक्ट में से चेक करना है इंसर्ट करते हुए क्या प्रॉफिट मुझे मिलेगा या नहीं। तो पहला पॉइंट आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये पोर्शन किस तरह से वर्क कर रहा है। सेकंड पोर्शन को अगर हम देखें तो सेकंड पोर्शन में i-1 तो मैंने किया है, यानी इस बार भी प्रोडक्ट को मैं कंसिडर करना चाह रहा हूँ, लेकिन इस बार आप नोटिस करें तो मैंने नेटसेक की जो कैपेसिटी W है उसमें से जो वेट है प्रोडक्ट का उसे माइनस किया है। इसका मतलब अगर मैंने कोई प्रोडक्ट नेटसेक के अंदर रखा है तो इसकी कैपेसिटी W से WI कर दी है, जहाँ पे I जो प्रोडक्ट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कर रहे हैं और WI उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वेट है जिसको हमने इसके अंदर इंसर्ट किया हुआ है। तो W-WI का मतलब अब जो मेरी कैपेसिटी है नेपसेक की, क्योंकि इस नेपसेक के अंदर एक प्रोडक्ट इंसर्ट कर दिया गया है जिसके वेट से मुझे क्या करना है, इसे रिड्यूस करना है। तो अब मुझे रिमेनिंग कैपेसिटी के लिए प्रोडक्ट को देखना है। चूंकि अब नेटसेक के अंदर मैंने प्रोडक्ट को इंसर्ट किया है तो मुझे क्या मिल रहा है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से प्रॉफिट मिल रहा है। उस प्रॉफिट को ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं।
आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें बहुत ईज़िली समझ में आ गई होंगी। फर्स्ट टाइम मैंने प्रोडक्ट को कंसिडर नहीं किया है, लेकिन प्रोडक्ट चूँकि मेरा रिजेक्ट हो गया है, तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट को हटा दिया है। अब मेरे पास रिमेनिंग I-1 प्रोडक्ट बचे हुए हैं, बट कैपेसिटी अभी भी उतनी है क्योंकि नैपसेक के अंदर हमने इंसर्ट नहीं किया है। जबकि यहाँ पे हम चेक करें, तो मैंने यहाँ पे W में से भी माइनस किया है, WI को, मतलब नैपसेक के अंदर प्रोडक्ट को इंसर्ट कर दिया, जिससे रिमेनिंग कैपेसिटी अब बची हुई है, जो भी रिड्यूस होके वो हमने मेंशन किया। और यहाँ पे चूँकि नेटसेक के अंदर प्रोडक्ट इंसर्ट हुआ है, तो अब मुझे उससे प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो हमने प्रॉफिट को ऐड किया है। तो दोस्तों, ये जो 01 नेटसेक है, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये वर्क करता है। आई होप कि आपको इस वीडियो से डेफिनिटली कोई ना कोई इनसाइट ज़रूर मिले होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।